नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। आपके दर्शकों को भी नमस्ते। सर, ये बिहार चुनाव के बाद हार की बौखलाहट है लालू खानदान में या सच में भाई-बहन के बीच अब जूतम पेजार हो गई है और पार्टी 2 धड़ों में बँटने ही वाली है? पार्टी दो धड़ों में बटेगी कि नहीं बटेगी और पार्टी में कुछ बचा है कि नहीं बचा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पहले तेज प्रताप का पार्टी से अलग होना और अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ना, अलग बात है कि वो तीसरे नंबर पर रहा, नहीं जीत पाया। और अब रोहिणी का इस तरीके से फट पड़ना, चुनाव के बीच में भी उसकी नाराजगी तो सामने आई थी और बीच में वो नाराज होकर के सिंगापुर वापस लौट भी गई थी। लेकिन शायद उसको ये कह करके बुलाया गया कि इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। वो आई भी और उसके कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी, बयान भी आए उसके, और उसने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। अभी 10 या 15 दिन पहले भी एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए घर के बाहर ही उसने कहा था कि नहीं, मीडिया में जो कुछ चल रहा है मेरे और तेजस्वी के बीच में, ये है वो सब बेकार की बातें हैं। लेकिन बात ये है कि चीजें छिपती नहीं है। जीत जाते तो शायद छिप जाती। चूंकि हार है और हार भी ऐतिहासिक है, बहुत करारी शिकस्त है। इतनी के राहुल गांधी ने भी तेजस्वी को फोन नहीं किया, तेजस्वी ने भी राहुल गांधी को फोन नहीं किया उसके बाद। तो घटक दलों के बीच में जो, और केवल बात ये नहीं है कि हार का ठीकरा रोहिणी के सिर पर फोड़ना चाहता था कि तुमने बयानबाजी कर दी, तुमने बीच चुनाव में बड़ा गलत संदेश मतदाताओं के और हमारे समर्थकों के बीच में भेज दिया। बात ये भी है कि खुद तेजस्वी क्या कर रहे थे या राहुल गांधी क्या कर रहे थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने भी ठीक तरीके से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया था, तब तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई थी, आचार संहिता भी लागू नहीं हुई थी। और राहुल गांधी एसआईआर का विरोध करने के लिए और वोट चोरी की डपली लेकर के वहां बजाने के लिए पहुंच गए थे बिहार, वोट अधिकार यात्रा लेकर के। 16-17 दिन बर्बाद किए ना उन्होंने, तेजस्वी के और वामपंथी दलों के जो उनके सहयोगी थे। और उसके बाद अचानक कहाँ गायब हुए 1.5-2 महीने के लिए। पहले मलेशिया चले गए, फिर लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर चले गए। उसके बाद कहाँ गायब हुए किसी को पता नहीं। 10-15 दिन तक किसी को पता ही नहीं था कि लोकेशन क्या है। और फिर अचानक आए तो चंडीगढ़ आईपीएस एक था, वहां चले गए। फिर हरिओम वाल्मीकि के यहाँ चले गए रायबरेली, फिर असम चले गए। और तब तक नॉमिनेशन दाखिल करने का बस 36 घंटा बचा था पहले चरण का। बिल्कुल। तब तक सीटें तय नहीं थी कि कौन कौन सी सीटें लड़ेगा, और ये भी तय नहीं था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था अंजू जी, एक तरफ अमित शाह जैसे चाणक्य हैं जो चिराग को बुला करके बात कर रहे थे, कुशवाहा को, जीतन मांझी को बुला करके बात कर रहे थे, और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खुद एक अणे मार्ग पटना पहुंच गए थे। 1.5-2 घंटे तक बैठ करके बातचीत की थी। झगड़े टंटे तो वहां भी थे ना, मतभेद तो वहां भी थे, महत्वाकांक्षाएं तो वहां भी थी। लेकिन अमित शाह ने समय रहते सबको मना लिया, समझा लिया। किसी को उसकी हैसियत बता करके, भाई तुम्हारी हैसियत इतनी है। किसी को, कुशवाहा को कहा कि तुम्हारी राज्यसभा कहीं नहीं जा रही है, और तुम्हारी पार्टी के एक दो वहां, चूंकि विधान परिषद भी है तो वहां से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान को कहा कि भाई इतनी सीटों पर आप अपने खड़े कर लो, बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या जदयू के कैंडिडेट को खड़ा कर लो। तो सब, लेकिन कोई बात करने वाला जब है ही नहीं, जब आप विदेश यात्राओं का आपको इतना शौक चर्राया हुआ है कि जब ये सब झगड़े टंटे सुलझाने थे और उलझे हुए सिंगों को सुलझाना था, तब आप देश में थे ही नहीं। और फिर आप वोट चोरी और पता नहीं क्या क्या और गड़बड़ियां हुई और
10 दिन में और 14 दिन में हम सबूत दे देंगे। यही जो मैं पहले भी कहता रहा कि एक्चुअल में जवाबदेही और जिम्मेदारी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। इस ऐसी भी क्या बेशर्मी है कि आप 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, 2 राष्ट्रपति के चुनाव हार चुके, 3 उपराष्ट्रपति के चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा स्पीकर के चुनाव हार चुके, और आप में शर्म नाम की चीज नहीं है। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप संगठन का प्रबंधन करने में नाकाम है पूरी तरीके से। आप राजनीति का क ख ग भी सीखने को तैयार ही नहीं है। आपको लगता है कि मैं तो ऐसे खानदान से हूं, मुझे कोई क्या सिखाएगा, किसकी जरूरत है कि मुझे राजनीति सिखाए। मैं तो नेहरू के खानदान से हूँ, मेरी दादी तो प्रधानमंत्री रही है, मेरे पापा भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तीनों भारत रत्न रहे हैं, तो हमें कौन सिखाने वाला है। तो जब ये अहंकार और ये भाव आपके दिमाग में घुस जाए तो फिर वही होगा जो हो रहा है पार्टी का, तो वही सर हम होते हुए देख रहे हैं। सर एक तरफ लालू खानदान में इस हार के बाद बवाल मचा हुआ है, आपको लगता है कि जो हालत कांग्रेस की हुई है सर, 6 सीटें आई हैं, बड़ी मुश्किल से आई हैं। एक वक्त तो ये था कि जीरो भी इनके खाते में नजर नहीं आ रही थी। तो जो हालत कांग्रेस की बिहार में, उसके बाद आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर खलबली नहीं मची होगी? बहन भाई के बीच का रिफ्ट तो देखने को मिलता है, यहाँ लालू खानदान में बहन भाई लड़ाई कर रहे हैं, जूतम पैजार हो रही है। ये दृश्य तो कांग्रेस में भी दिखना शुरू हो जाएगा सर। अभी तक तो ढकी छुपी बातें होती हैं, लेकिन खुलकर आने में कितना वक्त लगेगा? वहां एक संकट और है अंजू जी। 2022 में राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने प्रियंका वाड्रा को एक्सपोज करने के लिए और उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया था। और ये कहा था कि वो, उन्होंने नारा दिया था ना, एक लड़की हूं लड़ सकती लड़ हूं, सकते हो। और शायद 40% महिलाओं को टिकट दे मारे थे, उन्होंने दे दिए थे, दिए और दिए थे। मार दुनिया भर की घोषणाएं कर दी थी। एक खास कलर को जो है प्रमोट किया गया था, और इवेंट पे इवेंट किए जा रहे थे। नतीजा क्या निकला? 2 सीटें आई थी 403 में से, और 2-2.5% पे कांग्रेस सिमट गई थी। तो ये कांग्रेसी बड़े चालू हैं। अब प्रियंका गांधी अगर अपने भाई पर कोई सवाल खड़े भी करे, या उनके क्लोज जो केसी वेणुगोपाल या दूसरे लोग हैं उन पर अटैक भी करना चाहे, तो फिर वो तो पूछ सकते हैं ना कि दीदी आपने क्या कर लिया था उत्तर प्रदेश में, आपको तो पूरा प्रदेश ही सौंप दिया गया था, तो आप राहुल गांधी पे कैसे सवाल खड़े कर सकती हैं, आप भी तो उसी श्रेणी में हैं। तो कांग्रेस को इन सब ने मिलजुल करके ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। इस देश के सारे बड़े राज्यों पर निगाह दौड़ाइए, जैसे पश्चिम बंगाल है, कहाँ है कांग्रेस, जीरो। किस हालत में है। तमिलनाडु में चले जाइए, कहाँ है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, जितने बड़े राज्य हैं, और इन बड़े राज्यों की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा की दृष्टि से भी कर रहा हूं कि इन राज्यों से देखिए कितनी कितनी सीटें आती हैं। बिहार से 42 सीटें आती हैं, 40 सीटें आती हैं। पश्चिम बंगाल से 42 सीटें आती हैं, तमिलनाडु से 39 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। ये बड़े राज्य हैं। वहां क्या है कांग्रेस का? खत्म, कोई किस्सा नहीं है। अब चूंकि मीडिया आपको इसलिए तरजीह देता है कि आप नेहरू गांधी खानदान के चश्मो चराग हैं, आपको जो है फॉलो करने वाले बहुत हैं। फॉलो करने वाले, वोट देने वाले नहीं, तो फॉलो करने वाले बहुत हैं, तो उनकी भी टीआरपी बन जाती है जब आप मोदी जी को गाली देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है एक्चुअल में कि ये कब से मोदी जी को गाली निकाल रहे हैं और कब से वो प्रमोशन पे प्रमोशन लिए जा रहे हैं। वो तो भैया गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जैसे इस देश में और 30-32 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद आपने उनको गाली दे दे करके प्रधानमंत्री पद तक तो पहुंचा दिया।
और बहुत बड़ी साजिशें भी रची गई उनके खिलाफ। 67 एमपी ने एक चिट्ठी लिख करके बराक ओबामा को भेजी थी कि इनको अमेरिका का वीजा ना दिया जाए। हम्म। और फिर वही बराक ओबामा और मिशेल ओबामा जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो व्हाइट हाउस के दरवाजे पे खड़े थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था स्वागत करने के लिए। तो इस देश की महान जनता ने ऐसे बिगड़ैल गालीबाज लोगों को बहुत सीधा किया है और सबक सिखाया है। मैं तो पहले भी कहता रहा, आपके प्रोग्राम में भी, अपने प्रोग्राम में भी, कि इनको ये जितनी गालियां देंगे, हम्म। प्रधानमंत्री के साथ इस देश का मतदाता उतनी मजबूती के साथ और खड़ा होगा। क्योंकि जो आम जनता के बीच से निकला है, एक ऐसे जी। परिवार से जिनकी माता जी ने घर घर बर्तन मांज करके अपने बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया है, इसी लायक बनाया है, जिनके पिताजी ने रेलवे स्टेशन पर चाय की स्टॉल से घर चलाया है, एक तरीके से बच्चों को पाला है, जी। उनको उनको आप गाली देंगे? यानी आप आम आदमी को गाली दे रहे हैं। और आम आदमी के बीच से अगर कोई निकल करके आ रहा है, भले ही वो तेली समुदाय से, पिछड़े समुदाय से है, तो आप लगातार उनको गालियां निकाल रहे हैं। आप एक तरफ तो पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं कि पिछड़ों को स्थान नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन पिछड़े वर्ग से एक प्रधानमंत्री है, उसको आप सम्मान नहीं दे रहे, उसको आप गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। तो इस देश की जनता इतनी भी नासमझ नहीं है जो इन चीजों को और आपके फ्रस्ट्रेशन को समझती नहीं है। इनको लगता है कि हम तो ऐसे खानदान से हैं, हमारे खानदान में तो जो भी पैदा होगा वो प्रधानमंत्री ही बनेगा। नहीं भाई, वो समय गुजर चुका। अब वो सर, प्रधानमंत्री बनेगा जिसको ये देश की जनता तय करेगी और जिसको चुनेगी। सर, बिहार विधानसभा चुनाव में इतना तो तय हो गया कि हिंदू एकजुट था, एनडीए के साथ खड़ा था, और वो जो खानदानी राजनीति है उस पर भी फुल स्टॉप लगता हुआ अब दिख रहा है। तो क्या इसी से डर गए हैं अखिलेश, जो कह रहे हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में हमको अपने साथियों को छोड़ नहीं देना चाहिए? क्या वो ये सोच रहे हैं कि कहीं इसके चलते गठबंधन टूट ना जाए, वो जो इंडी गठबंधन बना है? अभी तो उत्तर प्रदेश उनको नजर आ रहा होगा ना, जो कुछ वहां हुआ है बिहार में, वही सब कुछ तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है 2027 में। कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए, और दर्शक बहुत हमारे उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, बहुत पीछे तक की हमारी कही हुई बातों को याद रखते हैं। ये 100% राहुल गांधी का साथ छोड़ेंगे। आज तो कह रहे हैं कि जी जब किसी का बुरा वक्त, अबे बुरा वक्त तो तेरा भी है। तू राहुल गांधी का बता रहा है कि राहुल गांधी का बुरा वक्त है। इससे ज्यादा बुरा वक्त क्या होगा कि विधानसभा की 10 सीटों का उपचुनाव था और आप 8 हार गए। और जिस फैजाबाद के सांसद को, अवधेश प्रसाद को, अयोध्या का सांसद बता करके सिर पर बैठा करके नाचते घूमते फिर रहे थे, एक मजमा लगा रहे थे पार्लियामेंट के भीतर भी और बाहर भी, उसका बेटा 60,000 से अधिक मतों के अंतर से हारा है। हम्म। जो अवधेश प्रसाद की छोड़ी हुई सीट थी, उसको उसी सीट पर करहल सर, की और शीशा मऊ की सीटों को छोड़ करके कुंदर की तक की सीट जो है ये हार गए, जहां इतने मुसलमान हैं। तो ये अंदर, और अब देखिए बिहार में जो नतीजा आया है अंजू जी, केवल अखिलेश यादव नहीं, हिला हुआ है भीतर से। क्या कह रहे थे अखिलेश बाबू? वो कह रहे थे कि ये जो 200 से ज्यादा सीटें आई हैं, ये भाई हजम नहीं हो रहा। यानी हम्म। हाजमा खराब कर दिया इन 200 सीटों ने अखिलेश यादव का। और ममता बनर्जी के चेहरा उतरा हुआ है। कैमरों पर आई तो कहा कि बंगाल में नहीं चल पाएगा ये सब जो कुछ वहां पर बिहार में हुआ है। बंगाल में सुरखाब के पर लगे हैं क्या? और एक के बाद एक देखिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन सहयोगियों को नुकसान हुआ, नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि समय रहते इनके दुष्प्रचार के खिलाफ वो खड़े नहीं हुए तन करके, थोड़ा सा समय लग गया। हम्म। बाकी उसके बाद देखिए ना,
पब्लिक को कितना प्रायश्चित रहा कि भाई यार कम से कम 272 तो पार करा देते हम भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। 240 पर वो अटक गए। तो वो जो एक्चुअल में 4 जून को जब रिजल्ट 4 जून को जब रिजल्ट आया और प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय गए और उनकी आंखों में जो सूनापन था, जो एक पछतावे का भाव था, वो लोगों के जहन से निकल नहीं रहा है। और वो प्रायश्चित दुख प्रधानमंत्री को हुआ, उससे ज्यादा दुख उनके समर्थकों को हुआ और वो यूनाइट हुए। इसकी वजह से ही हरियाणा में तीसरी बार उनकी सरकार बनी, महाराष्ट्र में फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, दिल्ली केजरीवाल को उठा करके बाहर फेंक दिया, यमुना में फेंक दिया लोगों ने, और यहां उनकी सरकार बनी। और अब बिहार में देखिए क्या हुआ है। तो खास तौर से मैं दो दो बल्कि 3 राज्यों का मैं कहूंगा, चारों का ही कह सकते हैं। देखिए, हरियाणा अगर नहीं जीतती बीजेपी, ये लोग नर्क करके रख देते, दिल्ली में नाक में दम कर देते प्रधानमंत्री मोदी की। ये पंजाब से वो उत्पाती गैंग चलता, आम आदमी पार्टी उनको भर भर के भेजती, दिल्ली में हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं होता क्योंकि कांग्रेस की सरकार होती, और दिल्ली में आकर के रोज धरने प्रदर्शन, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में मोदी जी को बदनाम करते कि साहब आंदोलन हो रहा है इनके खिलाफ। तो महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां जो ये गैंग अप हुए थे और अनएथिकल एक गठबंधन 2019 में करके इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का और बीजेपी का रास्ता रोका था, उसका जवाब आकर के फिर देखिए कहां दिया है महाराष्ट्र की पब्लिक ने। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि मोदी जी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं हटेंगे यहां से, उसको दिल्ली की जनता ने उठा करके यमुना में फेंक दिया। तो तीनों राज्यों में जो पब्लिक का मैसेज है वो बहुत ही साफ है, और मुझे तो कई बार लगता है कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बिल्कुल। इसलिए समय आने पर ये सबक सिखा देती है अच्छों को। सर, अखिलेश का तो ये देख लीजिए ना, जिन जिन जगहों पर जाकर अखिलेश ने बिहार में रैली की, वहां लगभग सब हारे हैं। और अगर उसके मुकाबले में आप योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट देखें, तो आप देखिए जहां जहां वो गए वहां वहां एनडी का कैंडिडेट जीता है। तो इस बातों से भी तो अखिलेश को डर लग रहा होगा ना, 2027 बहुत दूर नहीं है। तो ऐसे में तो उनको अपने आप को भी तो संभालना है, और इन इन बैसाखियों के सहारे अगर वो चलेंगे तो जो हाल तेजस्वी का वहां पर हुआ, कांग्रेस के पास तो सर वैसे भी वहां पर कुछ था ही नहीं बिहार में, लेकिन कम से कम तेजस्वी को तो उम्मीद थी, पिछली बार 79-75 के आसपास सीटें थी उसके पास। तो जब उसका ये हाल हो गया है, एक यादव का ये हाल हुआ है, तो दूसरा यादव तो सर तरसेगा ना, डरेगा ना। 2-3 चीजें हैं। जो पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को 77 सीटें मिली थी, उसकी वजह चिराग पासवान थे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। नीतीश की पार्टी 43 सीटों पर आ गई थी। चिराग को कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन राजद को फायदा हो गया उसकी वजह से। इस बार चिराग साथ आए तो आप देखिए जनता दल यू 84-85 पर पहुंच गई। दूसरी बात जो आप कह रही हैं ना कि अखिलेश यादव ने जाकर के जहां जहां सभाएं की हैं वहां वहां सब हार गए, मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं। मैं दैनिक जागरण के लिए काम करता था मेरठ में, और उस समय अरविंद इनका महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत के पिताजी का। और उस समय देवीलाल हरियाणा से आते थे और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह की जड़ें खोदने में लगे हुए थे। दोनों में 36 का आंकड़ा था। लोग देवीलाल को देखने के लिए तो आते थे कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, बाद में वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह के साथ भी उनके सिंह भिड़ गए फिर, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर देवीलाल को देख करके अपना चले जाते थे, लेकिन उनकी पार्टी को कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने वोट नहीं दिया। हरियाणा के जाट नेताओं को
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कभी अपना नेता नहीं माना गया। चौधरी चरण सिंह जैसे कद्दावर, जिनको किसानों का मसीहा कह करके बोला गया, उनको हरियाणा ने कभी अपना नेता नहीं माना। इसी तरीके से मुलायम सिंह यादव को कभी बिहार के यादवों ने अपना नेता नहीं माना, और उत्तर प्रदेश के यादवों ने लालू यादव को कभी अपना नेता नहीं माना। तो अगर अखिलेश यादव को ये गलतफहमी थी कि यादव होने के नाते मैं यादवों के इलाके में जाके जनसभाएं करूंगा तो पता नहीं कितना बड़ा फायदा पहुंचा दूंगा तेजस्वी यादव को, इससे बड़ी गलतफहमी कोई हो नहीं सकती है। और तेजस्वी यादव अगर उत्तर प्रदेश में आ जाएं या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो क्या कर लेंगी, या शरद पवार आ जाए वो क्या कर लेंगे। ये इंडी अलायंस जो बना था ये सिर्फ मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए बना था। इसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं था। ये तो लोकसभा चुनाव में पता लग गया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कह दिया कि नहीं, यहां तो मैं कांग्रेस पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, हरियाणा में कर लो, और हरियाणा में भी क्या कर लो, एक सीट मुझे दे दो, कुरुक्षेत्र लड़े। इसी तरह गुजरात में मुझे 2 सीट दे दो, दिल्ली में चलो 4 पे हम लड़ लेते हैं, 3 पे कांग्रेस लड़ लेगी। नतीजा क्या हुआ? तो ये सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक दूसरे की मदद के नाम पर जाते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है। अब आप पूछेंगे कि फिर ये क्यों गए? गलतफहमी तो इनको भी नहीं थी, ये गए केवल इसलिए थे, वो एक गिलहरी वाला किस्सा सुना होगा ना, जब राम सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी रेत में लेट लेट करके थोड़े तो वो बालू के कण लेकर के फिर पानी में छोड़ती थी। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मेरी हैसियत तो इतनी ही है, पर हाँ, इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी ने भी योगदान दिया था। तो ये सोच रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव के भाग से छींका टूट पड़े, यानी उनकी सरकार बन जाए, तो बस वो जो शिलापट लगेगा कहीं, उस पर मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि अखिलेश यादव भी तो मदद करने के लिए आए थे। सर और इसके सर अलावा और कोई मतलब नहीं। सर 18 नवंबर को ऐलान किया था कि शपथ ग्रहण करूंगा मैं, तेजस्वी यादव ने, और यहाँ तो खबर आ गई कि 20 नवंबर को एनडीए सरकार बन गई है, शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होगा, ये सब खबरें आ रही हैं। पर सर ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भी हजम नहीं कर पा रही। ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हुई थी, जिसके बाद बैठक में क्या क्या बातें हुई उनका खुलासा केसी वेणुगोपाल कर रहे थे, अजय माकन कर रहे थे, ये कैसी बातें कर रहे हैं कि स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% कैसे हो गया, इतना तो हमारा 1984 में भी नहीं था। वो लोकसभा के चुनाव थे, ये बिहार विधानसभा के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पुख्ता सबूत लेकर 2 हफ्ते बाद आएंगे। अब क्या मस्कट गए थे राहुल गांधी, तो क्या वहां से नया पीपीटी तैयार करने के लिए बोलकर आए हैं? नहीं, एक्चुअल में वो तो लोकसभा में खड़े होकर के कह रहे थे कि ऐसा भूकंप आएगा कि पता नहीं वो संसद बचेगी कि नहीं बचेगी। उसके बाद कहा था कि एटम बम फोड़ेंगे हम, उसके बाद हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब वो सब, इनके भूकंप भी, उनके एटम बम भी, उनके हाइड्रोजन बम भी, और किसी दिन पता लगेगा कि इन्होंने कांग्रेस को ही उड़ा दिया। उसी दिशा में जा रहे हैं ये। तो हर हार के बाद ये इसी तरह की वाहियात बातें करते हैं। और ये वाहियात बातें क्यों करते हैं अंजू जी? ताकि कांग्रेस के भीतर लोग ये सवाल ना खड़ा कर दें कि भाई 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके हो, थोड़ी बहुत गैरत है कि नहीं है, शर्म बची है कि नहीं बची है। कोई अगर राहुल गांधी की जगह और होता तो उसको पार्टी अब तक उठा करके बाहर फेंक चुकी होती, क्योंकि ये एक खानदान के चश्मो चराग हैं जिसमें 3 प्रधानमंत्री और भारत रत्न रहे हैं। इसलिए लोगों को यकीन है कि बैल कभी तो दूध देगा। तो ये होने वाला है नहीं। तो ये केवल भ्रम बनाए रखने के लिए कभी ये ईवीएम में खराबी बताते हैं, कभी ये मैच फिक्सिंग बताते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री के बीच में,
कभी एसआईआर का विरोध करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि 14 दिन में हम सबूत देंगे। तो ले आओ सबूत, अभी दे दो अगर सबूत है तो। बाकी सबने कह दिया कि हाँ, हम इसका सम्मान करते हैं जो भी जनादेश आया है। और मुझे याद है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। जी। गमांग थे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने संसद की सदस्यता नहीं छोड़ी थी और आकर के उन्होंने अटल जी के खिलाफ वोट कर दिया। उससे पहले जयललिता, सोनिया गांधी और सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी एक गुप्त मीटिंग हुई थी जिसमें सारा खाका तैयार किया गया था। अटल जी की जब सरकार गिरी तो उनका बयान ये था, बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि आप चाहते तो बचा सकते थे, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी तो अल्पमत की सरकार थी। उन्होंने भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, अजीत सिंह और कुछ दूसरे लोगों को मैनेज कर लिया था और सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि चिमटे से भी नहीं छूऊंगा मैं ऐसे लोगों को जिससे ये आरोप लगे मुझ पर कि मैंने अनैतिक काम किया है। हम तो कहते हैं अपनी चर्चाओं में कि उस समय अटल अडवाणी की जगह अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होते तो वो सरकार भी नहीं गिरती, क्योंकि समय, घटनाएं, काल, स्थितियां, परिस्थितियां और ये सो कॉल्ड मॉरलिटी, ये सब चीजें ऐसे ऐसे थप्पड़ मारती हैं पॉलिटिकल पार्टियों को और लीडरशिप को कि बहुत कुछ सिखा देती है। आज तो इन्होंने बस दो काम किए ना। एक तो कर्नाटक में 37 सीट वालों को मुख्यमंत्री बना दिया था कांग्रेस ने कि हमारी 80 सीटें हैं, तुम्हारी 37 आई हैं, कुमार स्वामी तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। कैसे रोते थे देवगौड़ा और कुमार स्वामी कैमरों पर कि हमें तो क्लर्क बना के रख दिया है, सरकार तो यही चला रहे हैं। और दूसरा कर्म कांड इन्होंने महाराष्ट्र में किया था देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोकने के लिए। वहां उद्धव ठाकरे को कहा कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भली करे भगवान, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उनका क्या हश्र हुआ है सब देखते हैं, सब जानते हैं। पार्टी डूब गई, पार्टी चली गई, सिंबल चला गया, सब कुछ चला गया और अब मातोश्री में अकेले बैठे हुए रो रहे हैं। मतलब आभा मंडली चली गई मातोश्री की। कहाँ तो बाला साहब ठाकरे का एक सम्मान हुआ करता था और कहाँ इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसा सबक सिखाया है उद्धव ठाकरे को भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने, कहीं का नहीं छोड़ा। और चूंकि सूत्रधार शरद पवार थे 10 जनपद और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो आप शरद पवार का देख लो क्या हाल हुआ पड़ा है। और उनकी पार्टी अब किसके पास है? उनके भतीजे के पास है। और वो सरकार में। हाँ, तो अटल अडवाणी नहीं करते ये काम, लेकिन मोदी और अमित शाह नहीं बख्शेंगे। अगर आप घात करेंगे तो आप भीतर घात के लिए भी और प्रतिघात के लिए भी तैयार रहिए। तो ये एकदम बदला हुआ इस समय है और ये हरेक पार्टी को, हरेक गठबंधन को एहसास और आभास होना चाहिए कि मुकाबला किससे है। बिल्कुल सर, और पीएम मोदी ने तो ये स्टेटमेंट भी दिया है ना कि बहुत जल्द कांग्रेस के 2 टुकड़े होने वाले हैं, तो कहीं न कहीं से तो उनको भी फीडबैक मिला होगा। उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हो सकता है बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो। ऐसी हालत पार्टी की देख के सर कौन रहना चाहेगा उस पार्टी में, भले ही वो एक कितने साल पुरानी पार्टी बताई जाती है, सवा 1 लाख साल पुरानी बताई जाती है ना ये पार्टी, तो क्या करेंगे इस पार्टी में रहकर? पर सर चलते-चलते ये बताइए कि ये जो कुछ लालू खानदान में हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू को तेजस्वी ने अपने पास बंधक बनाकर रख लिया हो? कोई स्टेटमेंट लालू का तो आ नहीं रहा है, राबड़ी का भी नहीं आ रहा है, भाई-बहन आपस में लड़े-भिड़े जा रहे हैं। रोहिणी का जो आज का बयान है उसमें उन्होंने लिखा है कि रोते हुए माँ बाप और बहनों को छोड़ करके मैं आई हूँ। हुँ, रोते हुए माता पिता और बहनों को मैं घर छोड़ करके आई हूँ। मायका इन्होंने मेरा छुड़वा दिया है और मैं परिवार से नाता तोड़ करके जा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि राबड़ी और लालू
जब फेमस। रोहिणी घर छोड़ रही थी तो रो रहे थे, ये रोहिणी का कहने का मतलब है। आज तेज प्रताप का भी एक बयान आया है, उसने कहा है कि बस पिताजी आप एक इशारा कर दीजिए कि आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया। बहन के साथ जो हुआ है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आप दोनों के साथ भी, यानी लालू और उनकी मदर के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो बस आप एक इशारा कर दो, बिहार की जनता इनको जमीन में गाड़ देगी। बिहार की जनता का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में हम और भी बहुत कुछ देखेंगे लालू खानदान में। बिल्कुल सर, लालू खानदान में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ गांधी खानदान में भी मुझे लग रहा है जमीन तैयार हो रही है। प्रियंका का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इन नतीजों के बाद, तो देखते हैं वहां पर भी किस तरह का तमाशा होता है। लेकिन आपने इस सब पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए आपने समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम।